राधे राधे दोस्तों, हम लोगों ने 14 तो क्वेश्चन कर लिए थे। सीमावर्ती देश देख रहे थे हम लोग। अब लोग 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 7 दिन का चैलेंज लिया है कि 7 दिन के अंदर हम लोगों को घटना चक्र ज्योग्राफी की कंप्लीट करनी है। अब देखते हैं हम लोग कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन आप लोग जरूर इस सीरीज को देखिएगा। इससे आप लोग जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, प्रतिबद्ध होके आप लोग पूरी घटना चक्र सॉल्व कर पाएंगे। आपको तो पता ही घटना चक्र कितनी इंपॉर्टेंट है आने वाली पीढ़ी के लिए और अन्य एग्जामों के लिए भी। तो आपको उपयोगी लगे तो प्लीज आप जुड़िएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो ये की गई थी भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? ये है भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरन लाइन अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो मैकमोहन रेखा चीन और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है और पढ़ना ज्यादा है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है, तो मैकमोहन। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से दो देशों को मैकमोहन विभक्त करती है? तो चीन और भारत को। अगला प्रश्न, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो उत्तर पूर्वी सीमांकन का मैकमोहन रेखा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा निर्धारित करती है तो भारत और चीन के बीच। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत और श्रीलंका पाक जलडमरू से अलग होते हैं। पाक जलडमरू जो है पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो ये मिलती है सिक्किम से। सिक्किम एक ऐसा राज्य है अपने देश का जो भूटान से भी लगता है, चीन से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये है त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है, पश्चिम बंगाल ने बांग्लादेश की सीमा त्रिपुरा के तीनों ओर से घेरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, जो जिसकी सीमा सबसे कम हो उसके हिसाब से। तो सबसे पहले जिसकी सीमा कम होगी उसको ले आएंगे, तो उसके बाद उसकी सबसे ज्यादा के लास्ट में होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश की है, फिर चीन की, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, इसलिए भी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप चाहे तो इसको देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता? तिब्बत सीमा से अल्मोड़ा नहीं लगता, बाकी उत्तरकाशी, चमोली और एक जिला है, उसका नाम है पिथौरागढ़। हाँ, पिथौरागढ़ जिला, ये तीनों ही चीन के तिब्बत के साथ साझा करते हैं। अब हम लोग भारत का भौतिक विभाजन देखते हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना प्रश्न, उसमें सारा दिया होगा, इसलिए हमें ये पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। चलिए हम लोग सीधा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आप चाहे तो इसको रोक के पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। देखिए, एक बात पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान और तटीय प्रदेश और महाद्वीपी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अपना प्यारा भारत। भारत में ये मध्य उच्च भूमि जो सबसे ज्यादा ऊंची है, ये दक्कन का पठार जो सबसे पुराना है, और ये सिंधु गंगा का मैदान, और ये रहा अपना हिमालय, ये रहा मरुस्थल, ये रहा पश्चिमी घाट, ये रहा पूर्वी घाट,
ये रहा अंडमान और निकोबार, इधर लक्षद्वीप समूह। हम लोग अब सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। भारत से उपबद्ध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारत स्थल पिंड किसका सरका है। ये सरका उत्तर की ओर। पहले ये दक्षिणी गोलार्ध में था, अब ये उत्तर की ओर सरका है। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह सिद्धांत के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग था। तो भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी महाकाल में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत स्थल पिंड उत्तर और एवं उत्तरी पूरब की ओर स्थापित हुआ। उत्तर पूरब की ओर स्थापित हुआ। पहले ये यहाँ पर था, फिर ये इधर विस्थापित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत उपमहाद्वीप मुख्यतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे गोंडवाना लैंड बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत कितने प्राकृतिक देशों में विभाजित किया गया है। इसमें दो ऑप्शन होंगे, 4 भी और 6 भी। एनसीईआरटी के अनुसार 6 में बांटा गया है और वैसे भी 4 में चार मुख्यतः 4 क्षेत्रों में सॉरी आवाज आने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं। तो भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक देशों में विभाजित किया गया है। वे है उत्तर का पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार एवं तथा तट एवं द्वीप। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 6 में बांटा गया था, जो अभी हम लोगों ने पढ़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों दक्कन ट्रैप विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मध्य ट्रैप की मोटाई लगभग 1200 किलोमीटर है, ये भी सही है। ट्रैपों के मध्यवर्ती तल में सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष हैं, जीवाश्म में है नहीं, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि ट्रैपों के मध्यवर्ती तल में कोई भी समुद्री पादप नहीं है। निम्न ट्रैप की मोटाई लगभग 150 मीटर है, बिल्कुल, और ऊपरी ट्रैप की ऊंचाई लगभग 450 मीटर है। तो ये रहा मध्य ट्रैप की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, ये 2000 मीटर तक भी है। तो ये उच्च जो भूमि है, ये सबसे ज्यादा ऊंचा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग चाहे तो इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प में क्रेटेशियस कल्प में पश्चिम मध्य भारत में हुआ, जिसमें अधिकांश राष्ट्र महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं। ज्वालामुखी की दरारें उद्भेदन के परिणाम स्वरूप लावा प्रवाह से लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर, कम से कम 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित होता है। इस क्षेत्र में 2000 मीटर से अधिक लगभग 3000 मीटर तक मोटाई तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। दक्कन ट्रैप की मोटाई ट्रैप के उत्तर पश्चिम से पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में और कम होती है। मतलब उत्तर पश्चिम में ज्यादा मोटाई है और दक्षिण पूर्व में कम मोटाई है। ट्रैपों के पूर्ववर्ती तलों में सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के किस भाग को पताल तोड़ कुआं माना जाता है। तो तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अतः तो व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। देखते हैं क्या सही है, सही बताना है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। बिल्कुल, जो मेघालय पठार है ना, वो दक्कन पठार का ही भाग था। ये मालदा गैप की वजह से अलग हो गया है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है। बिल्कुल, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में ही हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अगर्त में हुई है। बिल्कुल, गंगा मैदान की रचना अगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट नहीं होगी। इसमें भारतीय
प्लेट यूरोपीय प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है, इसलिए ऑप्शन 3 गलत है। जहाँ ऑप्शन 4 गलत है तो 4 वाला तो ऑप्शन काट देते हैं। ऊपर से 1, 2, 3 तीनों सही हैं। आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, यही असत्य है। नहीं, इसका जमाव इसके कारण नहीं हुआ है। बाकी भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत सबसे प्राचीन है, बिल्कुल। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत है, बिल्कुल, ये सबसे नवीन वलित पर्वत है। और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहद भंडार है, बिल्कुल। गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। हम लोग इसका चाहे तो पढ़ सकते हैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयला का विशाल भंडार गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व की सबसे नवीनतम वलित पर्वत में से एक है। भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का सबसे प्राचीन भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से इसको मिलाना है कि कब ये जो रचनाएं हैं कब बनी। डक्कन ट्रैप जो बना था, देखिए सबसे पहले हम लोग नीचे देखते हैं। नर्मदा तापी जलोढ़ मृदा ये सबसे बाद को बने हैं, इसलिए अति न्यूनतम होगा। तो इसका डी 5 हो तो डी होगा। तो देखिए 5 का डी तो 2 ऑप्शन में है, इसलिए हमको तो ये काट देने हैं। और दूसरा आरावली, सबको पता है आरावली यहाँ सबसे पुरानी संरचना है जो प्री कैम्ब्रियन में बनी थी। आरावली 1 C का 2 यहाँ पर भी। अब खेल इसमें है, ए होगा, बी होगा या डी होगा। डक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस आदि न्यूनतम में हुआ था, तो डक्कन ट्रैप का होगा 3। और जो पश्चिमी घाट है ना, ये उत्तर न्यूनतम है, तो इस बी का 1 होगा, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। केरल का कुड्डानाट प्रसिद्ध है, तो केरल के जो कुड्डानाट है ना क्षेत्र है, तो भारत की सबका न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये 2015 में पूछा गया था यूपी क्विज़ में, आप चाहें इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो मरुस्थल सिंध का क्षेत्र है, जो राजस्थान का इलाका उधर से आता हुआ है, वो सारा जो मरुस्थल थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। रोहतास नहीं है इसमें। रोहतास ये बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था, ये वहाँ का स्थानीय होगा प्रश्न। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नावदा एवं जमुई जिला शामिल है। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिमी बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विभिन्न भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन घाटी रोहतास में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में न्यूनतम है? तो सबसे बाद में किस चट्टान का निर्माण हुआ है? तो सबसे बाद में गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं, सबसे बाद में उनका निर्माण हुआ है। हम लोग इसका व्याख्या जरूर पढ़ लेते हैं, क्योंकि व्याख्या से हमें और भी जानकारी मिलेगी। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों की अपेक्षा अपरदन एवं निक्षेपण रूपांतरण से हुआ है। धारवाड़ की चट्टानें जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों से बने हैं। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीशियम, भ्रमर, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि प्राप्त होता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसमें चूना का पत्थर, बालुआ पत्थर, चीनी मिट्टी एवं
प्राप्त होता है। तो विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें क्या क्या मिलता है, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, ये विंध्य क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। और जो धारवाड़ जो चट्टानें थी उनमें, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनमें, उसमें लोह धातु ज्यादा है, जैसे लोहा, अभी हम लोगों ने देखा था, जैसे लोहा, सॉरी, जैसे लोहा, कोबाल्ट, तांबा, टंगस्टन, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। तो धारदार से लोहा याद रखिएगा, क्योंकि लोहा धारदार होता है ना, तो धारदार से लोहा याद रखिएगा। उससे आपको समझ में आया, उससे आपको याद रहेगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। आगे देखते हैं, विंध्य क्रम की चट्टानों को काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र में प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला मध्य श्रेणी का होता है। यह सर्वाधिक बुटुमिनियस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जेडी डॉन ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों को भूगर्भिक इतिहास के लिए विशेष भूगर्भिक समय मापन तैयार किया। तो ये गलत है, ये नहीं किया इन्होंने। भूगर्भिक समय मापन के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया। तो ये दूसरा कथन सत्य है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। ये हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं क्यों नहीं सत्य है। भूगर्भिक समय मापने के अनुसार भारतीय चट्टानों का आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ीय एवं आर्यन युग में विभाजित किया गया है जाता है। भारतीय भूगर्भिक समय मापन टी.एस. हॉलैंड द्वारा किया गया था। टी.एस. हॉलैंड, इसमें जेडी डॉन दिया है, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा के मैदानों को एक जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। बिल्कुल, ये जियोसिंक्लाइन के रूप में ही वर्णित किया जाता है। गंगा के मैदानों का एक जियोसिंक्लाइन या भू अभिव्यक्ति गर्त के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था। अगले प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रेगिस्तान के बारे में देखना है। भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारों पर स्थित है। बिल्कुल, अरावली के पश्चिम, वहां राजस्थान में स्थित है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से बहुत कम वर्षा होती है। बिल्कुल, ये भी है। और अगला है, लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। बिल्कुल, लूनी नदी जो कक्ष किरण में जाके गुम हो जाती है, ये इसी की बात कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। आप चाहें तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। अब उत्तर का पर्वतीय मैदान जो है उससे हम लोग प्रश्न देखते हैं। उत्तर का हम लोग इसकी मैप देखते हैं। ये रहा अपना उत्तर का पर्वतीय मैदान। देखिए, इसमें हम लोग एक आधे मैप में देख लेते हैं। देखिए, ऊपर से देखते हैं, सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणियां हैं, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर तिरुपंचाल, फिर शिवालिक श्रेणियां सबसे नीचे हैं। ये ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम लद्दाख श्रेणी ये ट्रांस हिमालय का भाग है। तो याद रखिए, सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर तिरुपंचाल, फिर नीचे शिवालिक पहाड़ियां हैं। और इधर जो लद्दाख श्रेणी के एकदम बगल में कैलाश पर्वत है। इसको भी याद रखिए। कैलाश पर्वत अगर ऑप्शन में हो तो पहले आएगा काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर कैलाश, फिर जास्कर, फिर तिरुपंचाल। नीचे जो शिवालिक श्रेणियां हैं। ऊपर ये पामीर की घाट है, जिसे कुनसुन पर्वत और हिंदकुश पर्वत निकले हुए हैं। आगे ये पहाड़ियां हैं। ये एवरेस्ट है, कंचनजंगा, डाफला, मिसमी, नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर पटकाई बूम, फिर नागा पहाड़ियां, मीजो पहाड़ियां, फिर गारो खासी जयंतियां, ये पहाड़ी मेघालय में है। गारो खासी जयंतियां मेघालय में है। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। और पटकाई पहाड़ियां, मीजो पहाड़ियां। चलिए, बाकी हम लोग सीधे इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं।
व्याख्या नहीं मतलब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में जो व्याख्या रहेंगी हम लोग उसको पढ़ लेंगे। आप चाहें तो बताइएगा, मैं इसकी व्याख्या वाली जो क्लास है ना, इसको मैं अलग से करवा दूंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनना है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, बिल्कुल सतत वाहिनी है। हिमालय अपने वर्ष का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, तो दोनों सही है, दोनों सही है और एक व्याख्या नहीं करते, लेकिन इसलिए इसलिए सतत वाहिनियां नहीं है। मतलब कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी, ये तो सही है। और ये भी आर भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये भी सही है। लेकिन ये दोनों की व्याख्या इसलिए नहीं करता, क्योंकि इसलिए नहीं सतत वाहिनी नदियां हैं। सतत वाहिनी नदियां इसलिए है क्योंकि वहां पे ग्लेशियर से निकलती हैं नदियां, तो ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और उनसे जो है जल हमेशा बना रहता है नदियों में, इसलिए वो सतत वाहिनियां हैं, न कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। इसलिए ए ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु ये आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आप चाहे तो इसका कारण भी पढ़ सकते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोतों का हिमालयों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, अतः कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहे, जो मैंने अभी बताया। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल विद्युत, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत का विशाल संभावना है, बिल्कुल विशाल संभावना है, क्योंकि बहुत सारी नदियां बहती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। ऐसा भी नहीं है, देखते हैं, ये ऑप्शन में थोड़ा डाउट लग रहा है, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन डी केवल एक ही होगा, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इसका उपयोग करते हैं तो हैं, इसलिए ऑप्शन बी गलत होगा। देखिए, कभी कभी डाउट होता है ना जिस प्रश्न में, उसको हम लोगों को एक बार देख लेना चाहिए। ये प्रश्न 2025 में प्री में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए हम लोग उसकी जल्दी से व्याख्या पढ़ लेते हैं। हिमालय क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि के नदियों का स्रोत है। हिमानी एवं वर्षा दोनों होने से नदियां 12 यहाँ ढलान तीव्र है। सकरी घाटियों में जलप्रपात जैसी समृद्ध बड़े बांध रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं के अनुकूल है, इसलिए यहाँ जल विद्युत की विशाल संभावना विद्यमान है, कथन एक सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के अधिकांश भाग गंगा के मैदानी, सपाट एवं अल्प ढाल वाले हैं। फिर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की पहाड़ी भूभाग में रिहंद जैसी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं विद्यमान हैं, और बिहार में कोसी पर डगमारा जल विद्युत जैसी रन ऑफ द रिवर योजनाएं प्रगति पर हैं। इन राज्यों के उत्तर में स्थित हिमालय का नेपाल में होना उपयोग में बाधा नहीं है। राष्ट्रीय ग्रिड एवं अंतर्राज्यीय सीमा पार सहयोग के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों की बिजली का उपभोग इन राज्यों द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे कथन और कारण देखते हैं। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, बिल्कुल अभी भी, क्योंकि अपने भारतीय प्लेट है वो नीचे जा रही है, और इसके कारण अभी भी हिमालय ऊपर उठ रहा है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, बिल्कुल, तभी ये ऊंचा उठ रहा है। कारण 1 और 2 दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सबको पता है, इसलिए हम लोग अगला जल्दी प्रश्न देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। हिमालय नदी का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है, तभी तो सतत वाहिनी है, इसलिए एक इसका कारण और कथन दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदी का उद्गम स्थल है। हिमालय की ऊंची श्रेणियां
सदा हिमछादित रहती हैं। इसीलिए तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, व्याख्या कर रही हैं। आप चाहें तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी-जल्दी प्रश्न देखने हैं। सॉरी कि मैं व्याख्या नहीं पढ़ पा रही हूँ, प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, अगर आपको समझ में ना आया हो तो। ऐसे व्याख्या पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। सबसे पुरानी श्रेणी बृहद हिमालय है और सबसे नवीन श्रेणी शिवालिक है। अगर नवीन पूछे ना तो शिवालिक का जो निर्माण हुआ है, ये हिमालय के जो टूटन फूटन होती है ना, उससे हुआ है, न कि हिमालय वो वलन से हुआ है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो जो साइबेरियन की हवाएं हैं, शीतलहर हवाएं हैं, वो भारत को बहुत प्रभावित करती। तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली लहरों का अनुभव होता, बिल्कुल होता। सिंध गंगा मैदान इतनी विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, बिल्कुल होता है वंचित। और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता, क्योंकि वर्तमान में जो मानसून है, ये जो है हिमालय से टकरा कर बहुत सारा वर्षा करता है। चलिए हम लोग चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत में अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान अपने विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय से प्रभावित होने वाली सिंध गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। तो मैं ये क्लास यहीं पे रोक रही हूँ। अभी नेक्स्ट क्लास इसके बाद ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इतनी छोटी क्लास लेने का बस एक ही मकसद है कि ये अपलोड हो पाए। तो अगली क्लास हम लोग बस 8वें प्रश्न इसी वक्त ही चालू करते हैं। तो मैं इसको रोकती हूँ यहीं पे।